दोस्तों, साल 1958 में नासा की शुरुआत हुई और 1960s में नासा ने एक विशाल मेटल बॉल को अंतरिक्ष में भेजा। ये इतना बड़ा था कि इसे उस समय रात के आसमान में भी देखा जा सकता था और ये आसमान में नॉर्थ स्टार से भी ज्यादा ब्राइट दिखाई देता था। ये मिशन इतना इंपॉर्टेंट साबित हुआ कि आज भी हम इसके डेटा का यूज करते हैं और इसने अंतरिक्ष के बारे में जो जानकारी दी उससे तो नासा के भी होश उड़ गए। इस मेटल बॉल के कारण ही हम आज सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उपयोग कर पाते हैं। तो ये मेटल बॉल आखिर था क्या और इससे हमें अंतरिक्ष के बारे में क्या जानकारी मिली, चलिए बताते हैं। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। यह है एको, मेटल का बना हुआ एक बहुत बड़ा बलून जिसे नासा ने साल 1960s में लॉन्च किया था और ये अब तक का लॉन्च किया गया सबसे ब्यूटीफुल सैटेलाइट है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये बस अपने रिफ्लेक्टिव सरफेस से रेडियो सिग्नल को बाउंस करता है। इतना सिंपल होने के बाद भी इसने बहुत अच्छा वर्क किया। लॉन्च के बाद यूएसए के प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एक वॉइस मैसेज कैलिफोर्निया से न्यू जर्सी भेजा था। इससे पहले दुनिया भर में कम्युनिकेशन समुद्र के नीचे बिछे केबल्स के जाल से किया जाता था। इसीलिए सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करने का आइडिया माइंड ब्लोइंग था, लेकिन सबको ऐसा यकीन नहीं था कि ये आइडिया वर्क करेगा, क्योंकि कुछ इंजीनियर्स का ये मानना था कि अर्थ का इनोस्फीयर इससे पास होने वाले किसी भी तरह के रेडियो सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। तो इको को लॉन्च करने से पहले नासा को प्रूव करना था कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क करेगा। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि एक सैटेलाइट है जो सिग्नल रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो सैटेलाइट है मून। इसके बाद कई टेस्ट करने के बाद उन्होंने मून को एक जायंट रिफ्लेक्टर की तरह यूज करके वॉइस सिग्नल को न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया तक भेजा। बट ये एक्चुअली कैसे काम करता है? जिस तरह लाइट मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी तरह रेडियो वेव्स भी रिफ्लेक्ट होती है और जैसे ही सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है, ये सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। ऐसे में सिग्नल का एक स्मॉल पोर्शन ही अर्थ तक पहुंच पाता है, जहां इसे एक डिफरेंट लोकेशन में एक रिसीवर पिक करता है। एक लार्जर रिफ्लेक्टर एक स्ट्रॉन्गर और ज्यादा फोकस्ड सिग्नल को रिटर्न करेगा। तो ऐसे में इन बलून सैटेलाइट का साइज मैसिव होना था, तो इको 1 को एक जायंट माइलर प्लास्टिक की शीट जिसकी मोटाई ह्यूमन हेयर के 10वें भाग के बराबर थी और ये एल्यूमिनियम की थिक लेयर से कवर थी, जिससे बलून का सरफेस शाइनी बनाया गया। और यहां अर्थ में इस बलून को फूलाने के लिए 18 टन एयर की जरूरत थी, लेकिन स्पेस में सिर्फ 3 किलोग्राम एयर की। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर का प्रेशर बैलून में बाहर से प्रेशर अप्लाई करता है, तो इसे काउंटरएक्ट करने के लिए ज्यादा एयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पूरे बैलून को फुलाने के लिए बहुत ही कम एयर की जरूरत पड़ती है। तो जब ये कंप्लीट हो गया, तब नासा ने पहली बार इको 1 को फुलाया और साल 1958 में ये जायंट बलून सबके सामने आया और ये स्पेस में लॉन्च की जाने वाली सबसे बड़ी चीज थी। और इसे स्पेस में भेजने का एकमात्र रास्ता ये था कि इसे पैक करके स्पेस में भेजा जाए और जब ये अपने ऑर्बिट में पहुंच जाए तब इसे फुलाया जाए। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला था, क्योंकि बिना अपनी खुद की एयर सप्लाई के इको 1 को अपनी ऑर्बिट में अपने आप कैसे फुलाया जा सकता था। तो साइंटिस्ट ने इसमें बेंजोइक एसिड के छोटे छोटे कैनिस्टर को रखा। ये एक स्पेशल पाउडर होता है जो हीट में एक्सपोज होते ही सॉलिड से गैस में बदल जाता है। तो ऐसे में जब बलून को स्पेस में भेजा जाएगा, तब बेंजोइक एसिड के कैनिस्टर वहां सन के हीट के कारण क्विकली गैस में बदल जाएंगे और कुछ ही सेकंड में ये जायंट बलून फूल जाएगा। लेकिन स्पेस में इतना मैसिव बलून माइक्रोमीटराइट्स का इजी टारगेट हो सकता है, जो इसे पंक्चर कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए साइंटिस्ट ने इको 1 में एक्स्ट्रा बेंजोइक एसिड के कैनिस्टर को लगाया, ताकि स्मॉल पंक्चर के बाद भी इसमें एयर प्रेशर बना रहे। बट इको 2 में इस प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन था। इसकी स्किन भी माइलर की बनी थी, लेकिन इस बार इसे 2 एल्यूमिनियम शीट के बीच सैंडविच्ड किया गया था। इसके कारण इको 2 रिजिड था। अब माइक्रोमीटराइट्स के हिट करने के बाद भी इसका शेप बना रह सकता था और इतने मैसिव ऑब्जेक्ट का अर्थ से विजिबल होना तो स्वाभाविक था। तो एंटायर डेकेड तक ये रात के आकाश में दिखाई देने वाले ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट थे।
नॉर्थ स्टार से भी ज्यादा ब्राइट। लेकिन ये ब्राइटनेस एक की फीचर था, क्योंकि सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए ग्राउंड स्टेशंस को बलून के मूवमेंट को ट्रैक और लॉक करना होता था। और इसका सिंपल वे था कि जब बलून विजिबल हो तब एंटेना को बलून पर पॉइंट करना। यह तभी पॉसिबल था जब बलून अर्थ के उस पार्ट के ऊपर हो और ट्वाइलाइट आवर हो, मतलब जब सनलाइट से बलून चमकने लगे। और अगर बलून आंखों से नहीं दिखाई देता तब साइंटिस्ट नासा के ट्रैकिंग नेटवर्क पर रिलाई करते थे। बट एको 2 में साइंटिस्ट ने एक ट्रैकिंग बीकन लगाया जो पल्स सिग्नल भेजता था, जिससे बलून को डे टाइम में भी ट्रैक करना इजी था। इकोस के ज्यादातर कम्युनिकेशन कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी में बनाए गए ग्राउंड स्टेशंस के बीच ही हुए। बट प्रोजेक्ट इको को एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट के तौर पर तैयार किया गया था, और इसके पोलर ऑर्बिट के कारण ये बलून्स दुनिया के हर पार्ट से पास हुए। इससे हर कोई ट्रांसमिशन कर सकता था, बशर्ते उसके पास वो इक्विपमेंट्स हों। इसके थ्रू यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच भी ट्रांसमिशन किया गया था, जिससे बलून को निकनेम मिला फ्रेंडली स्पुतनिक। बट इन बलून का कम सिर्फ सिग्नल ट्रांसमिशंस का नहीं था, बल्कि इनका यूज अर्थ के एक्यूरेट शेप और साइज को मेजर करने में भी किया गया। उस समय हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट स्टार ट्रायंगुलेशन पर डिपेंड था, जिसके कारण कॉन्टिनेंट्स और सिटीज के बीच का करेक्ट डिस्टेंस हमारे पास नहीं था। इसीलिए साइंटिस्ट ने इको का यूज करके अर्थ के वेरियस पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन का मैप बनाया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने सिग्नल के 2 अलग अलग लोकेशन में ट्रैवल के टाइम को मेजर किया, जिससे उन्हें इको से उस लोकेशन के डिस्टेंस का पता चला। फिर आकाश में इको के दिखने के एंगल को मेजर किया, जिससे अब साइंटिस्ट एक ट्रायंगल बना सकते थे, और अब इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता था। बट साइंस यही नहीं रुका। आफ्टर ऑल नासा को बने अभी कुछ साल ही हुए थे, और साइंटिस्ट को स्पेस में सैटेलाइट में होने वाले लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनमें से एक था एटमॉस्फेरिक ड्रैग। इवन 1500 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर के बहुत हल्के ट्रेस होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट में स्लो कर देते हैं। और इन बैलून के लार्ज सरफेस एरिया के कारण इन बैलून पर इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ा। इसके लिए थैंक्स टू इको 1, क्योंकि इसके कारण नासा ने ट्रैक किया कि कैसे कुछ सालों में इसके ऑर्बिट में बदलाव हुआ। लेकिन यहां एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि ये सन से निकलने वाली सोलर विंड थी जो इको 1 को अर्थ की तरफ धकेल रही थी। ये दोनों बैलून्स 1960s तक परफेक्टली वर्क करते रहे, और इनसे ही ये प्रूव हुआ कि स्पेस में एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम एक अच्छा आइडिया है। स्पेस में रहते हुए इन बैलून्स ने नासा को बहुत कुछ सिखाया जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। जिस रिसीवर का यूज इको के सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए किया गया था, उसका यूज बिग बैंग की डिस्कवरी में किया गया। जो मटेरियल इको को बनाने में यूज किया गया, उसका यूज आज भी स्पेसक्राफ्ट को बनाने में किया जाता है। इको 1 और 2 अब तक के सबसे ब्यूटीफुल सैटेलाइट रहे हैं, तो इको 1 और 2 ही आज के सैटेलाइट कम्युनिकेशन की तरफ पहला कदम था, और यहीं से फर्स्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।